Hello my dear friends, welcome to RS Study Zone and today we are now going to start a new series of one shot videos। जैसा आपको ज्ञात होगा कि अब से पहले मैंने आपको बोर्ड की ऑफिशियल साइट bscs.org.in पर अपलोड किए गए कुछ प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व कराया था और आई थिंक आपको पूरी तरीके से ईच एंड एवरी क्वेश्चन पूरी तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। आज हम एक वन शॉट वीडियोस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर को उठाने वाले हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मींस आपका फिजिकल चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रॉल्ड्स लॉ, वांट ऑफ फैक्टर, आपका वहाँ पर हेनरीज लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, ये कुछ ऐसे गिने चुने टॉपिक्स हैं जो अपकमिंग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जामिनेशन के अंदर कहीं ना कहीं इनका इंपॉर्टेंट रोल था, है और रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से और बिल्कुल एकदम बेसिक से देखेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट आपको पता होंगे जिनको आपने पहले से पढ़ रखा होगा, कुछ में आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, वो आज दूर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने बात आती है कि मेरे पास सॉल्यूशन होते हैं। अपने पास क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं और इन सॉल्यूशन का क्या एग्जिस्टेंस होता है एग्जामिनेशन के अंदर, ये देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास होता है सॉलिड सॉल्यूशन। क्या होता है? सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा होता है सिंपल गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन। एक कंडीशन ये है, अपने पास कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूं, माइनर अमाउंट वाला कहलाता है आपका क्या चीज़? सॉल्यूट, और मेजर कंपोनेंट कहलाता है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपका तब है जब आपकी फिजिकल स्टेट सेम हो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। वो दूसरी कंडीशन है, उस पर नहीं जा रहे हम, क्लासिफिकेशन की बात नहीं कर रहे, हम अपने पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि मेरे पास अगर सॉलिड सॉल्यूशन बनना चाहिए तो वहां पर आपका जो सॉल्वेंट है, क्या है? सॉल्वेंट है, वो आपका सॉलिड होना चाहिए। सॉल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। बट अगर मुझे लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है तो उसके अंदर जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो कौन होना चाहिए बताओ? वहां पे जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। जबकि अगर गैसीय सॉल्यूशन बनाना है तो इस वाली कंडीशन के अंदर जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? आपका गैस होना चाहिए। तो मेनली अगर मुझे जिस टाइप का सॉल्यूशन बनाना है, चाहे मुझे सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है, लिक्विड सॉल्यूशन बनाना है या फिर गैसीय सॉल्यूशन बनाना है, सभी के अंदर जिस टाइप का सॉल्यूशन मुझे बनाना है उसके अंदर मेजर कंपोनेंट जो होना चाहिए वो आपका उसी लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट या फिर गैस स्टेट का होना चाहिए। मींस उसी सेम फिजिकल स्टेट का होना चाहिए जिसका आप यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई है कुछ, इस लिस्ट को डायरेक्ट आपको याद रखना है। लाइक जैसे मैंने बोला कि अगर सॉलिड है आपके पास, इन तीन ही कंडीशन में आपके पास सॉल्वेंट कैसा आपका सॉलिड है, तो ये कैसे सॉल्यूशन है? आपके सॉलिड सॉल्यूशन है। देखो यहाँ पे वेरी कर रहा है, सॉल्यूट आपका वेरी कर रहा है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी और गैस भी है। अगर मैं बात करूं, मेरे पास दो मेटल है और दोनों मेटल का एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है। लाइक आपका जितने भी एलॉयज होते हैं, स्टील है आपका, यहाँ पर एक एलॉय का एक मिश्र धातु जिसको बोलते हैं वो आपका एलॉय है। और यहाँ पर जो एलॉय होते हैं उनके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कैसे होते हैं? आपके पूरी तरीके से मिक्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। मीन्स आपको वहाँ पर आपको ये नहीं पता चलता कि इसके अंदर दो कंपोनेंट है। लाइक स्टील हो गया, स्टील के अंदर पता नहीं चलता कि इसके अंदर आयरन भी है या फिर दूसरा कंपोनेंट भी है। स्टील को आप किसी अननोन पर्सन जो आपका नॉन टेक्निकल स्टूडेंट होगा उसको पास लेके जाइए तो आपको वो बोलेगा कि सर इसके अंदर तो वन टाइप का मटेरियल है, यहाँ पे इसकी मेन कंपोजिशन होगी और कुछ नहीं है इसके अंदर। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपका होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर कहलाता है जहाँ पर आपका बिना टेस्ट करे आप ये नहीं बता सकते, टेस्ट करने की बात नहीं, मतलब ये आप नहीं बता सकते कि वहाँ पर आपके उसके अंदर मोर देन टू कंपोनेंट है या फिर नहीं है, टू और मोर कंपोनेंट है या फिर नहीं है, तो वो कहलाता है आपका यहाँ पर होमोजेनियस मिक्सचर। दूसरा देखो, मरकरी कैसा होता है? आपका लिक्विड होता है और जिंक कैसा होता है? सॉलिड होता है। तो जो कंपोनेंट आपका मेजर अमाउंट के अंदर है वो आपका क्या कहलाएगा? यहाँ पर सॉलिड, और वहाँ पर मरकरी कैसा होता है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो ये कैसा बनता है आपका?
मरकरी इन जिंक कैसा एग्जाम्पल है आपका, ये एग्जाम्पल है आपका लिक्विड इन सॉलिड वाला, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर सॉलिड है, ये गैस है अपना, जहाँ पर आपका एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस और मेटल, एग्जाम्पल हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम। पैलेडियम क्या है यहाँ पर, सॉलिड है, और हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर, गैस। तो गैस का सॉलिड के अंदर क्या है यहाँ पर, एड्जॉर्प्शन है। एड्जॉर्प्शन क्या है, बेसिकली एक बल्क फिनोमिना है। क्या है, बल्क फिनोमिना। एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दोनों में यहाँ पर अंतर होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आपको अवश्य ही इसका बता दूंगा, ठीक है। चलो बता ही देते हैं। मैं बोल रहा हूँ जैसे मान के चलो बल्क फिनोमिना, और इसको समझा देते हैं। लाइक मेरे पास ये इंक पोर्ट है, इस इंक पोर्ट के अंदर मैं क्या डालता हूँ, एक चौक को डिप करता हूँ। चौक देखा होगा आपने, ये अपने पास एक चौक है। अगर आप चौक को डिप करोगे यहाँ पर, तो आपकी जो यहाँ पे सरफेस है, ये वाली जो ऊपर की सरफेस है, इस पर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है इंक। किसके सरफेस पर, इस चौक के पूरे ब्लॉक के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। क्या है, सरफेस फिनोमिना। जो आपका एड्जॉर्प्शन है वो सरफेस फिनोमिना होता है। अगर मैं, मेरे पास एक स्पंज है, एक मेरे पास फोम है, और उसको मैं यहाँ पर इंक के अंदर डिप करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है वो पूरी तरीके से इक्वल अमाउंट के अंदर इंक से डिप हुआ मिलता है, और इसीलिए उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये मेनली डिफरेंस होता है एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बिटवीन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा और एनसीईआरटी के लेटेस्ट एडिशन के अंदर ये चैप्टर रिमूव कर दिया गया था, जिसका नाम था सरफेस केमिस्ट्री। वो कर दिया गया था, आपके लिए बेनिफिशियल है। वैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उस चैप्टर के अंदर, कोगुलेशन वगैरह, पेप्टाइजेशन वगैरह, जो स्टूडेंट को आगे नहीं मिल पाएंगी, ठीक है। ये आपका लिक्विड वाला है। यहाँ पर लिक्विड के अंदर देखो सॉल्वेंट कैसा है, तीनों कंडीशन के आपका सॉल्वेंट है आपका लिक्विड, जबकि सॉलिड आपका लिक्विड गैस, ये क्या है आपका वेरी कर रहा है यहाँ पर सॉल्यूट के अंदर। ओके, जैसे आपका शुगर इन वाटर हो गया, शुगर इन वाटर हो गया, तो शुगर के पार्टिकल कैसे है, सॉलिड, और ये किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर। तो ये इस टाइप का सॉल्यूशन बन गया आपका। अल्कोहल भी लिक्विड होता है, वाटर भी लिक्विड होता है, तो लिक्विड इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन बन गया। यहाँ पर CO2 गैस है, किसके अंदर डिजोल्व होता है, वाटर के अंदर। जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर CO2 डिजोल्व होती है किसके अंदर, एरेटेड ड्रिंक या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है उसके अंदर। तो सॉलिड यहाँ पर कौन, गैस कौन है यहाँ पर, CO2, और यहाँ पर वाटर क्या है आपका, लिक्विड है। तो डिजोल्यूशन हो गया किसका, यहाँ पे गैस का लिक्विड के अंदर। सब्लिमेशन ऑफ गैसेस इनटू सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, ये आपका गैसियस सॉल्यूशन है। जैसे आपका सब्लिमेशन होता है यहाँ पर सॉलिड का किसके अंदर, गैस के अंदर। जैसे आपका स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। स्मोक के पार्टिकल कैसे होते हैं, आपके सॉलिड होते हैं, और वो एयर के अंदर क्या होते हैं, कार्बन पार्टिकल होते हैं ना, हाँ जी। उसके बाद यहाँ पर लिक्विड होता है। लिक्विड अगर यहाँ पे वाटर वेपर जैसे एयर हो गया, मिस्ट हो गई, धुंध हो गई, तो उसके अंदर कैसा सॉल्यूशन बनता है, लिक्विड इन गैस वाला। और मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, जैसे एयर हो गई, ये किसका है, गैसियस सॉल्यूशन है, जिसको हम होमोजेनियस गैसियस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो ये अपना था, एक बार फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, उन कॉन्सेंट्रेशन टर्म को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हम देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर है वो आपका टिका हुआ है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, ये अपने पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को देखते हैं एक बार। पहला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है अपने पास वो है परसेंटेज बाई मास, और मास ऑफ सॉल्यूट बोलते हैं, जिसको W/W सॉल्यूशन, W/W% बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन के मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू के 100। ये इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। लेकिन एक लाइन बता रहा हूँ यहाँ पे, द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये किसके रेस्पेक्ट में होता है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में होता है। लाइक जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास 40% W/W NaCl एक्वस सॉल्यूशन है, इसने एक लाइन बोली है 40% W/W सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस क्या वाटर के अंदर है, कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, इसका मतलब है कि 40 ग्राम, इस लाइन का मतलब है 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व है, इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ से आपका जो मेजर
अमाउंट के अंदर है वो वाटर है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर कि जो W आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो है यहाँ पर 40 ग्राम, जबकि आपका W ऑफ H2O कितना है आपके पास बताओ 100 ग्राम। कितना है 100 ग्राम। अच्छा W ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं बिकॉज आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूट के रूप में काम कर रहा है और ये आपका किसके रूप में काम कर रहा है, सॉल्यूशन के रूप में काम कर रहा है। सॉरी सॉल्यूशन नहीं, रुको ये W सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। ठीक है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है ना, तो W सॉल्यूशन होगा आपका, ये W सॉल्यूशन हो गया। W सॉल्वेंट कितना होगा आपका 100 माइनस के 40 दैट इज 60 ग्राम। कितना 60 ग्राम जो आपका वाटर का यहाँ पर वेट होगा, तो W सॉल्वेंट आपका ये होगा। तो इस लाइन का मतलब समझ में आ चुका हुआ आपको कि W/W का क्या मीनिंग होता है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 20% C6H12O6 एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 20 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर आपका जो W ऑफ वाटर निकलेगा एक्वस निकलेगा वो कितना निकलेगा 100 माइनस के 20 दैट इज 80 ग्राम। कितना 80 ग्राम। तो इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म का नाम है W/W। W/W को चेंज किया है W/V के अंदर। किसके अंदर W/V के अंदर। ओके नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसका नाम है W/V परसेंट ऑफ सॉल्यूट। इसको भी देख लेते हैं एक बार। इस W/V का क्या यहाँ पर एग्जिस्टेंस है फटाक से। फॉर्मूला वही सिमिलर है, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आया है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या चेंज आया है, W/V परसेंट के अंदर जो वॉल्यूम है वो है सॉल्यूशन की, और वो कितनी है आपकी 100 ग्राम मास के अंदर था, तो इसको ले लेंगे हम किसके रेस्पेक्ट में 100 ml के रेस्पेक्ट में, ये इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर वो फॉर्मूला बड़ा सिंपल होगा कि मेरे पास यहाँ पे W/V परसेंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ठीक है किसके अंदर मिलीलीटर के अंदर, और इनटू के कितना करना है आपको 100 करना। ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है। बट हमें एक चीज़ का मतलब समझना होता है, जैसे यहाँ पे बोला गया है 20% W/V सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मींस इसका मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पर अगर 20% W/V बोला गया है किसका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का अगर मेरे पास ये दिया गया है तो मेरे पास यहाँ पर W ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना निकला है यहाँ पे 20 ग्राम, जबकि आपका W ऑफ रुको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका ये दे रखा 100 ml, तो यहाँ से 100 ml क्या निकला आपका वॉल्यूम निकला है। क्या निकला है वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर W/V है। अगर W/W होता तब मैं क्या लिखता इसको, क्या लिखता बच्चों, यहाँ पर लिखता 100 ग्राम लिखता, लेकिन यहाँ पर W/V है तो मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पे कंपेयर करना है किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। ठीक है आपको समझ में आ रही है ये चीज़ें। अगर यहाँ पे आपकी डेंसिटी दे रखी है, जैसे 1.2 ग्राम पर ml, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ W ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि अपने को फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन के वॉल्यूम। यही होता नहीं होता है, तो यहाँ से मास इज इक्वल टू क्या बन जाएगा डेंसिटी इंटू के वॉल्यूम। यही इन्होंने यहाँ पे कार्य किया है। तो वॉल्यूम इंटू के यहाँ पे डेंसिटी, तो 120 ग्राम क्या आ चुका है सॉल्यूशन आ चुका है। वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो W ऑफ सॉल्वेंट कितना बन जाएगा 120, और यहाँ पर कितना था 20 माइनस के कितना हो गया 100 हो गया। तो लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होंगी आगे उनके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, जहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो आगे बढ़ते हैं अपने को नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर। अपना अगला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसका नाम है V/V। V/V का फॉर्मूला भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। V/V का फॉर्मूला क्या है, ये क्या कहता है यहाँ पर, V/V का फॉर्मूला कहता है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू के 100। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को आप मिलीलीटर में भी ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ पर मिलीलीटर के अंदर ले सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को मिलीलीटर के अंदर ले सकते हैं। दोनों को एक सेम यूनिट के अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई स्पेशल यहाँ पर अगर इसको ml में ले लिया तो इसको लीटर में नहीं लेना आपको। ठीक है दोनों को सेम यूनिट के अंदर लेना है वॉल्यूम के। ओके उसके बाद है अपना मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला भी क्या कहता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, ये सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो मोलारिटी होता है। तो मोलारिटी क्या कहती है, मोलारिटी कहती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए
जो अपने पास मोलरिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं सॉल्यूट के मोल्स को। उसके बाद यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही आपका फॉर्मूला बनता है नहीं बनता है? बनता है ना। अगर मैंने यहाँ पर मिलीलीटर लूंगा तो इनटू के कितना कर दूंगा 1000 कर दूंगा, कितना कर दूंगा 1000 कर दूंगा, लेकिन मैं लीटर में ही रहने देता हूँ इसको, ठीक है। अब जो मोलरिटी है उसमें आपको डायरेक्टली मोल्स नहीं फाइंड आउट कर, मोल्स नहीं गिवन कर रखे होंगे, उसमें देख गिवन कर रखा होगा आपको यहाँ पे इसका मास। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे बोलेंगे W ऑफ सॉल्यूट अपॉन के क्या बोल देंगे, W ऑफ सॉल्यूट अपॉन के मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड कर देंगे अपन किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से, ठीक है। तो ये अपना फॉर्मूला होता है किसका, मोलरिटी का, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे रहने दो और दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो मेरे पास क्या बनेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलरिटी इनटू के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इनको आपस में क्रॉस कर दिया तो ये निकल आया मेरे पास ये, ओके। फिर देखो अगर मुझे मिलीमोल्स, जैसे आपका मिलीलीटर होता है ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर मिलीमोल्स भी होते हैं सॉल्यूट के, बस मुझे यहाँ पर अगर मिलीमोल्स ले रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे वॉल्यूम किसके अंदर लेना पड़ेगा, मिलीलीटर के अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते मानते पहचानते भी हैं कि एक मोल के अंदर, किसके अंदर, एक मोल के अंदर आपका 1000 मिलीमोल्स होते हैं, मिलीमोल्स होते हैं। तो एक मिलीमोल कितना होगा आपका 10⁻³ मोल्स होगा आपका, ठीक है। वो आपको यहाँ पर गिवन भी कर रखा, मैंने सब कुछ बना रखा पीपीटी के अंदर, आपको कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको यहाँ पर ना आती हो। और इस जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कंप्लीट जो आपका कंटेंट है उसका जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक गिवन कर रखा होगा, वहाँ से आप इस चीज़ को कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इन शॉर्ट यहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए तो ओके, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर, जिसका नाम है यहाँ पे क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाक से। मोलरिटी के बेस पर ये क्वेश्चन है आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, सॉल्व ही करना, प्रयास तो नहीं करना भैया, बिकॉज सॉल्व हो जाएगा हमसे। तो आप भी प्रयास कीजिए एक बार इस वीडियो को पॉज करते हुए। तो कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन कर रखा और क्या फाइंड आउट करवाने के लिए बोल रहा है, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर रिलेट कर लो। गारंटी से आपका किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आपसे गारंटी के साथ बनेगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। बशर्ते कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या निकलवा रहा है और यहाँ पर क्या देना गिवन कर रखा है। फिर ये सोचो कि यार जो इसने दे रखा है और जो पूछा उसके बीच में कोई रिलेशन कैसे निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, बस आप आंसर निकाल दोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या पूछा है इसने पूछा है यहाँ पर कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसने पूछा है मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब W ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर पूछा है, ठीक है। दूसरी चीज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 4 मोलर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर बोला गया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ पर 500 ml। और दूसरी चीज़ यहाँ पर मोलरिटी कितनी दे रखी है, यहाँ पर 4 मोलर दे रखी है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या निकलवा रहा है, यहाँ पर मास निकलवा रहा है, ठीक है। वो आपको आंसर निकल के आएगा 80 ग्राम। बट मुझे पता है कि यहाँ पर अभी मैंने मोलरिटी का फॉर्मूला पढ़ा है, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही फॉर्मूला होता है नहीं होता भैया। अच्छा ये फॉर्मूला होता है, तो मोलरिटी इसके अंदर दे रखी है आपको यहाँ पर कितनी, 4 मोलर दे रखी है। 4 मोलर मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन के मोलर मास, गिवन तो उसने पूछा नहीं है तो उसको मान लिए यहाँ पर, गिवन तो उसने पूछा है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर मास है वो तो मुझे निकालना है, अपॉन के मोलर मास कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो होता है 40, अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा 500 डिवाइड बाई कितना करेंगे अपन 1000, इसको लीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है 23 अपॉन प्लस के होता है 60 प्लस के 1, तो इसे आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 40 निकलेगा। तो ये इसका मोलर मास है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो यहाँ पर आपको निकालना आना चाहिए, ओके। तो वही काटने पीटने का काम है अपना, बाकी कुछ नहीं। तो ये 2 टाइम जाएगा, 1/2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको कुछ नहीं करना, मतलब करना ही नहीं है कुछ भी। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, x इक्वल टू क्या बन जाएगा अपने पास, x इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पर 4 इंटू के यहाँ पर 40 हो गया, डिवाइड करेंगे अपन 2 से, 2 2 जा 4, यहाँ पर आपका 42 जा 80 ग्राम, कितना निकल गया
80 ग्राम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास निकला है, जो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना चाहिए था। ओके, बस फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, बाकी कुछ भी नहीं, मोलरिटी का सब कुछ आपको आसानी से हो जाएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, मैं मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का आपका फॉर्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन है, सॉरी मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग, हाँ मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन है। एक फॉर्मूला और होता है अपने पास मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग का MR, ठीक है, जो आपका होता है M1V1 प्लस के M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस के V2, बोले तो फाइनल वॉल्यूम। ये फॉर्मूला और कभी कभी यूज हो सकता है, बट मुझे बहुत ही कम चांसेस है कि इस फॉर्मूले के आधार पर वो क्वेश्चन को पूछवाएगा, क्योंकि वो मोलरिटी से क्वेश्चन पूछता है, वो इनके आधार इसको बेस बनाते हुए आपकी जो कोलिनिटी प्रॉपर्टी उनको यहाँ पर क्वेश्चन की फॉर्म में डाल देता है, और वहाँ पे स्टूडेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं एक बार। फिर देखिए अपने पास जो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है आपका मोलरिटी। क्या है? मोलरिटी। एक तोतले आदमी के लिए मोलरिटी और मोलरिटी दोनों सेम होते हैं, बट हमारे लिए नहीं, क्योंकि वी आर नॉट तोतला। ठीक है, हमारे पास जो मोलरिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन का डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब यहाँ पर मास से रिलेटेड चीजें होती है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो सब कुछ लिखा हुआ है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो अपन कैसे लिखेंगे इसे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट अपॉन के डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या बनेंगे अपने पास, मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल्स ही होती है, मोल होगी, और सॉल्वेंट केजी के अंदर है तो केजी, तो यूनिट क्या बनेगी अपने पास, मोल पर केजी। क्या बनेगी, मोल पर केजी। उसकी यूनिट और बता देता हूँ मोलरिटी की। मोलरिटी की जो यूनिट होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है आपका अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो मोल पर लीटर उसकी यूनिट होती है किसकी, मोलारिटी की। किसकी होती है, मोलारिटी की। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है आपका मोलर, और इसका होता है मोलल। क्या होता है, मोलल। ध्यान रखना प्रोनाउंसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। 5 मोलल 6 मोलर, ये चीज़ें कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट करती है स्टूडेंट के मन में, और मन में नहीं दिमाग में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा बहुत ही बारीकी के साथ, ताकि आपको सॉल्यूशन आसानी से निकल सके किसी भी न्यूमेरिकल का। ओके, आगे बढ़े। अच्छा, इसके आधार पर क्वेश्चन तो नहीं पूछे, बट कोई बात नहीं, नहीं पूछे तो बढ़िया बात है। मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मोल फ्रैक्शन। जो आपका फ्रैक्शन होता है ये तो बेसिकली आपका एक फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो इसीलिए जो हमारे पास यहाँ पे मोल फ्रैक्शन होता है ये यूनिट लेस होता है। कैसा होता है, यूनिट लेस। कैसा होता है, यूनिट लेस होता है। ओके, कोई भी इसकी यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पे एक्चुअली है क्या चीज़, ये द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द टोटल मास ऑफ मिक्सचर। ये बोलता है कि मेरे पास जो मोल्स के कंपोनेंट है, मोल्स, द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द कंपोनेंट टू द मास ऑफ द मिक्सचर। आप सभी जानते हैं कि मेरे पास एक कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर एक तो सॉल्यूट होगा, तो मैं बोलूँगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना होता है अपने पास, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब जो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है सॉल्यूट का, तो वो क्या कहलाता है आपका, अगर मेरे पास कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट अपने पास बी है, तो एक्स बी, इन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो आपका एक यूनिट ही होता है, 1 के इक्वल मानना पड़ता है। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना ए का, तो अपन क्या बोलते हैं, मैं बोलता हूँ मोल्स ऑफ ए अपॉन के टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स किसके निकलेंगे, ए के बी, और यहाँ पर बी के बी। ठीक है, ऐसे अगर मुझे इसके बाद निकालना है तो अपन क्या करेंगे, मोल्स ऑफ बी अपॉन के मोल्स ऑफ ए प्लस के मोल्स ऑफ बी, जो यहाँ पे एन टोटल को रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर गिवन कर रखी है जो मैंने अभी यहाँ पर रिसेंटली आपको बताई। ओके, कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, बेसिकली आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का अमाउंट क्या कहलाता है, आपका नॉर्मेलिटी कहलाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या चीज़ें होती हैं, क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो आपकी नॉर्मेलिटी होती है वो कहलाती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है, नॉर्मेलिटी का होता है। ठीक,
इसी प्रकार से जैसे आपका मोलरिटी होता है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर नॉर्मलिटी होता है, बस वहाँ पर आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं किसके, सॉल्यूट के, किसके होते हैं, सॉल्यूट के होते हैं, ठीक है। वहाँ पे मोल्स होते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं। अब जो आपके पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होते हैं, बेसिकली आपका वो फॉर्मूला इस फॉर्म में आता है। मिली को तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट्स जैसे आपका मिली मोल्स था, ठीक इसी प्रकार से मिली इक्विवेलेंट होगा, बस यहाँ पर वॉल्यूम किसके अंदर आ जाएगी, मिली लीटर के अंदर आ जाएगी। तो मिली मिली का यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट है, यहाँ पर अगर लीटर के अंदर है तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रखो खाली, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी क्या बनती है अपने पास, नॉर्मलिटी बनती है मोल्स इनटू के एन फैक्टर। जो अपने पास नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है, उसका फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू के एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या चीज़ है, एन फैक्टर बेसिकली आपका चेंज होता है। लाइक जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ZnSO4 है, ZnSO4 के अंदर से आपके कौन से आयन प्रेजेंट है, Zn2+ है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चेंज कर एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा अपने पास, Zn सॉलिड बना देगा। तो इसके अंदर कितना चेंज दिख रहा है मुझे, 2 का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 और यहाँ पर कितना दिख रहा है आपको 0, तो इसीलिए यहाँ पर जो चेंज दिख रहा है वो 2 का है, और इसीलिए इसका एन फैक्टर कितना निकलेगा, यहाँ पर 2 निकलेगा। कितना निकलेगा बच्चों, 2 निकलेगा यहाँ पे। ओके, इतनी चीज़ समझ में आई आपको। तो यही चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी है। अब देखो यहाँ पर आपका मोल्स इनटू के वॉल्यूम है, मोल्स अपॉन के वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर क्या होता है आपका, मोलरिटी होता है। क्या होता है, मोलरिटी। इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ता है ने फॉर नॉर्मलिटी, मे फॉर मोलरिटी और ने फॉर आपका एन फैक्टर, ठीक है। तो नाम क्या बन गया आपका, नमन। मतलब नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, मोलरिटी इनटू के एन फैक्टर। अगर आपको यहाँ पर कोई भी रिएक्शन दे रखी है, उसके अंदर एन फैक्टर कहीं दिख रहा है आपको और मोलरिटी नॉर्मलिटी दे रखी है, तो उससे आपको यहाँ पर एक दूसरे को रिलेट कर सकते हैं, नॉर्मलिटी और मोलरिटी को, ठीक है, इस नमन वाले फॉर्मूले से। ओके, आगे बढ़ते, चले आगे बढ़ते। अगला हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, नॉर्मलिटी के बाद आता है अपना कॉन्सेंट्रेशन टर्म ppm और ppb। बेसिकली ये आपका हार्डनेस ऑफ वाटर या फिर आपका पॉल्यूटेंट जितने भी होते हैं, या फिर हार्डनेस ऑफ वाटर हो गया है ना, या फिर आपका पॉल्यूशन हो गया, इनको मेजर करने के लिए आपके पास क्या होते हैं, ये 2 कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं। लाइक जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ रुपीज़ है, ठीक है। 1 करोड़ रुपीज़ में से मेरे पास 5 रुपये मिस हो गए। क्या हो गए, मिस हो गए। तो मैं क्या बोलूँगा उनको भाई, क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा भाई मेरे पास 1 करोड़, या फिर ये बोलूँगा कि मेरे पास 1 करोड़ रुपीज़ में से 5 रुपीज़ कम है। तो यहाँ पर स्मॉल अमाउंट होता है। क्या होता है, स्मॉल अमाउंट होता है। अगर किसी बड़े, मतलब आप ये सब मान लीजिए समुद्र के अंदर पानी है, बहुत सारा पानी है। अब आप ये समझिए कि समुद्र का पानी है, भरा हुआ है, उसमें से आपने 1 गिलास पानी निकाल लिया या 1 मटका पानी निकाल लिया, तो उसके वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? या मैं बोलूँगा कि इसमें इतना पानी है, 1 मटके कम है इसमें, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका स्मॉल अमाउंट का थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन, और इसका फॉर्मूला क्या बनता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन के मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू के 10⁶। बस ppb जिसको हम पार्ट्स पर बिलियन बोलते हैं, इसके अंदर कितना होता है, 10⁹ होता है। कितना होता है, 10⁹ होता है, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन के मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू के 10⁹। ये किसका फॉर्मूला होता है आपका, ppm, ppm, ppb, और दूसरा होता है आपका ppm का, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले होते हैं, ये 10⁹ के रेस्पेक्ट में होता है, ये 10⁶ के रेस्पेक्ट में होता है। ये बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बट स्टिल ध्यान रखने तो रखने हैं। ओके, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर एक कोई सॉल्यूशन दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, और इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन टर्म पूछे जा सकते थे वो इसने गिवन कर रखे हैं यहाँ पर, तो उनको देखते हैं एक बार। यहाँ पर जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो सभी पूछ लिए गए हैं। इसने बोला है कि 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, उसकी डेंसिटी दे रखी है 1.08 ग्राम पर ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, कितनी दे रखी है भैया, 1.08 ग्राम पर ml। ये अपने पास डेंसिटी दे रखी है। दूसरा यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोला गया है, 2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन,
एक्वस सॉल्यूशन। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि मेरे पास 2 मोल्स हैं किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, सोडियम हाइड्रोक्साइड के इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी लाइन का मतलब है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, मुझे मिला यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आपका कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो 2 मोल्स है मेरे पास। और दूसरा मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिला यहाँ पर, वो मिला मुझे 1 लीटर। कितना मिला, 1 लीटर मिला है। बाकी जो चीज़ें हैं वही इसने कुछ नहीं बोला है, ठीक है। अब W/W का मतलब पूछ रहा है यहाँ पे, क्या पूछ रहा है, W/W का मतलब पूछ रहा है। देखिए भाई W/W क्या होता है आपका, तो यहाँ पे W/W का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है। W/W% का फॉर्मूला होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन के W ऑफ सॉल्यूशन इनटू के 100, यही फॉर्मूला होता है ना। W ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे आप, W ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे बताइए, नहीं पता। अच्छा, आपने ये सुना है, इधर की साइड अपन मांस लिखते हैं, मुर्गे का मांस नहीं, बकरे का मांस नहीं, किसी की दूसरी की मांस नहीं, जीव हत्या नहीं करते। ये किसका मांस है, इस केमिस्ट्री का, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स, इस एटम्स का, ठीक है। यहाँ पे मास होता है और इधर की साइड क्या होता है आपका, मोल्स होता है। अगर मुझे मास गिवन कर रखा और मोल्स फाइंड आउट करना है तो डिवाइड करता हूँ अपन मोलर मास से। अगर मेरे को मोल्स दे रखे हैं और यहाँ पर मुझे मास निकालना है तो मल्टीपल कर देता हूँ मैं किसका, मोलर मास का। तो वही कार्य मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर मुझे यहाँ पे मोल्स दे रखे हैं तो मैं W निकाल सकता हूँ किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और W सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना निकल के आएगा, बताओ कितना निकल के आएगा, मोल्स इंटू के मोलर मास कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, 80 ग्राम। कितना, 80 ग्राम। यही बनेगा नहीं बनेगा, यही बनेगा नहीं बनेगा भैया। अच्छा 80 ग्राम हो गया, यही बनेगा ना भैया, हाँ जी 80 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया। फिर अपन क्या करते हैं, डेंसिटी भी दे रखी है यहाँ पर, और क्या दे रखा है यहाँ पर, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ग्राम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो यहाँ पर W सॉल्यूशन में निकाला जा सकता है। W सॉल्यूशन कैसे निकलेगा आपका, W सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपका, वॉल्यूम दे रखा 1 लीटर। 1 लीटर कितना होता है आपका, 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम इंटू के 1.08, तो कितना बनेगा अपने पास 108, और उसके बाद 000 पॉइंट यहाँ पर, तो 1080 ग्राम क्या बना आपका, 1080 ग्राम बना आपका। सब चीज़ें उल्टी सुल्टी हो गई हैं, इसको एक बार एक साइड लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इधर इसे इरेज कर देते हैं। जितने भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाली है मैंने उन सभी को एग्जैक्ट निकले हैं। तो मेरे पास W ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला है यहाँ पर, 1080 ग्राम, ओके। इतना निकला ना W ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितने दे रखी है मुझे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है यहाँ पर 1.08 ग्राम पर ml, ये दे रखा है। उसके बाद मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखे हैं 2 मोल्स, कितने दे रखे हैं 2 मोल्स। उसके बाद यहाँ पर आपसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है 1 लीटर, कितना 1 लीटर बोले तो 1000 ml, ओके। और क्यों पॉसिबल टर्म है यहाँ पर, और कुछ पॉसिबल टर्म है। एक तो W ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना निकाला था अपन ने, कितना 80 ग्राम, कितना निकाला था 80 ग्राम। तो ये हमारे पास पॉसिबल टर्मिनोलॉजी है। अब जो चीज़ें जहाँ पर पूछवा रहा है उन्हीं को वहीं पे प्लेस कर दो, बाकी आपका आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, खुद ब खुद निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर W/W निकालना है तो W/W का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना दे रखा है यहाँ पर 80 ग्राम, डिवाइड बाय W ऑफ सॉल्यूशन। W ऑफ सॉल्यूशन कितना 180 ग्राम, इंटू के यहाँ पर कितना कर देंगे अपन 100, तो आपका यहाँ पर W/W निकल आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका W/V होगा, W कितना होगा 80 अपॉन के, V कितना है आपका 1000 इंटू के कितना कर देंगे अपन 100 कर देंगे, कितना कर देंगे 100 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 8% निकल के आ जाएगा। मोलालिटी आप जानते हैं यहाँ पर मोल्स अपॉन के W ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो यहाँ पर W ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल देंगे आप। W ऑफ सॉल्वेंट कितना निकलेगा बताओ, W ऑफ सॉल्वेंट, W सॉल्यूशन कितना है आपका 1080 माइनस के आपका 80, तो कितना ग्राम बनेगा 1000 ग्राम, कितना बनेगा 1000 ग्राम आपका W सॉल्वेंट निकलेगा। और इसी को आप बेस मानते हुए यहाँ पर क्या बना सकते हैं, मोलालिटी बना सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ चुका है। मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल कितने हैं यहाँ पर 2 मोल है,
दूसरा आपका यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल अपॉन के इसके मोल 5.5 सॉरी रुको एक सेकंड, गिवन मास कितना दे रखा उसका, गिवन मास अपॉन का मोलर मास, वाटर का बात कर रहा है ना, वाटर सॉल्वेंट ही तो यहाँ पे 1000 है, तो गिवन मास कितना है आपका 1000 डिवाइड बाय मोलर मास, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल आएगा। पीपीएम की बात करें, पीपीएम क्या होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन का मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू के 10⁻⁶, और पीपी क्या होगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट इनटू के मास ऑफ सॉल्यूशन, अरे रुको, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू के आपका 10⁹, ये आपका किसका होगा, पीपीबी का बनेगा। ठीक है, ये अपने पास इस कंप्लीट सॉल्यूशन का आंसर हो सकता है। तो आई थिंक आपको यहाँ पर जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे इन शॉर्ट। ठीक है, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म में जाकर इन डिटेल आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा तो चल रहा है क्रेश रिवीजन, और क्रेश रिवीजन के दौरान हमें बिल्कुल एकदम सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन कोर्स करना है, जिससे आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम ना हो। ठीक है, कॉपी कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला है हमारा वेपर प्रेशर। क्या है, वेपर प्रेशर। अब बेसिकली अपना जो वेपर प्रेशर होता है ये क्या होता है, इसको देखते हैं एक बार। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, अब हम रॉल्स बाबा से मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास वेपर प्रेशर का नाम आ चुका है। और वेपर प्रेशर क्या होता है, अगर आप इन जनरल किसी स्टूडेंट से या फिर किसी अननोन पर्सन से पूछेंगे कि भैया वेपर प्रेशर क्या होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, क्या होगा बताओ, वेपर प्रेशर क्या होता है, नहीं पता। अच्छा, अब वो बोलेगा कि भैया ऐसा प्रेशर जो यहाँ पर वेपर को रोकने के लिए किया जाता है, ऐसा ही बोलेगा ना। ठीक है, वही पे वेपर प्रेशर होगा नहीं होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन होती है वो थोड़ा सा हट के होती है। ठीक है, आपको पता होगी डेफिनेशन क्या कहती है वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर किन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉलिड के ऊपर डिपेंड करता है। इफ द attraction is forces between the liquid molecules are high then less molecule can escape from form। इसने बोला है कि अगर मेरे पास अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पर आपका वहाँ पर उसकी जो मॉलिक्यूल है वो बहुत ही कम बाहर निकलेंगे अगर उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो द लिक्विड एंड हेंस वेपर प्रेशर और लेस, वेपर प्रेशर किसका होता है, ज़्यादा होता है, किसका, HCl का ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के अंदर। किसके अंदर, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्यूट नहीं, नेचर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नेचर ऑफ सॉलिड नहीं, सॉल्यूट है ये। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आपका यहाँ पर कोई बीकर है, जैसे आपका, ठीक है, कोई बीकर है, इसके नीचे अग्नि देवता मैंने प्रकट किया, तो जैसे जैसे यहाँ पर मैं टेम्परेचर को बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी भाप बनेंगी, भाप बनेंगी तो जितना ही यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि भैया आपका जो वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, दूसरा साइज शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, चाहे आपका बीकर इस टाइप का हो या फिर इस टाइप का हो, किसी भी शेप का हो बीकर, वो उसकी शेप और साइज के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड नहीं करती है ऑन वेपर प्रेशर। नॉट वेपर प्रेशर इज नॉट ए सरफेस फिनोमिना, इट इज बल्क फिनोमिना। मैंने अभी बताया था कि सरफेस और बल्क फिनोमिना क्या होता है। क्या होता है बल्क फिनोमिना, बल्क फिनोमिना ये होता है कि इसमें जो आपके पास वेपर्स निकलती है वो आपकी बल्क के अंदर से होती है। एक तो होती है, जैसे मान चलो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर ये सरफेस हो गई और भीतर से अगर मैं देख रहा हूँ पार्टिकल्स को, ये बल्क वाले होते हैं। किस वाले होते हैं, बल्क वाले होते हैं। ठीक है, लाइक जैसे आपके पास चौक है, चौक को अगर सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ये आपका एक क्या है, चौक का एक स्टिक है और इसकी एक सरफेस है। अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, तोड़ता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर भीतर की जो पार्टिकल्स हैं वो किसके अंदर है, बल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर, बल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बोल रहा है यहाँ पे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या है आपके पास, रॉल्स लॉ बेसिकली आपका
क्या कहता है, रॉल्स लॉ कहता है इट स्टेट दैट द गिवन टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए वोलेटाइल लिक्विड, एक चीज है यहाँ पर वोलेटाइल लिक्विड और नॉन वोलेटाइल, ये चीज़ों का मतलब समझते हैं। वोलेटाइल वो चीज़ें होती है जो जिनकी वेपर एक्सर्ट हो सकती हैं, वेपर एक्सर्ट हो सकती हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, यहाँ पे वोलेटाइल लिक्विड होता है। और नॉन वोलेटाइल लिक्विड कौन सा होगा, जिनकी वेपर एक्सर्ट नहीं हो सकती जब उनको यहाँ पे हीट करते हैं। ठीक है, इतने बोला है इट state that at a given temperature of a solution of volatile liquid the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। इसने बोला सिंपल कि मेरे पास अगर कोई एक पार्शियल वेपर मुझे यहाँ पर एक कंपोनेंट है और उसका वेपर प्रेशर निकालना है, जैसे लाइक ए है, ए का है, तो इसका पी नोट ऑफ ए इंटू के एक्स ए। ठीक है, मीन्स इसका यहाँ पर ये है कि मेरे पास अगर इसका जो वेपर प्रेशर होगा ए का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शंस के। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहाँ से हटाएंगे तो अपन क्या बनाएंगे, यहाँ पर कोई भी पी नोट ऑफ ए इंटू के एक्स ए। तो ऐसे यहाँ पर क्या बना आपका रॉल्स लॉ कहता है। कौन कहता है, रॉल्स लॉ। वो वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट, वो उसकी प्योर स्टेट कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर इन इट्स प्योर स्टेट। प्योर स्टेट क्या होती है, जो पी नोट ऑफ ए है ये इसकी क्या है, एक प्योर स्टेट है। क्या है, प्योर स्टेट है। ठीक है, कुछ भी नहीं, सब चीजें भूल जाओ, आपको तो केवल और केवल ये ध्यान रखना, अगर उसने बोला है कि मेरे पास एक्स एक क्या है, एक कंपोनेंट है और इसका वेपर प्रेशर मुझे रिप्रेजेंट करना है, अगर ये वोलेटाइल है तो इसकी वेपर बन रही है, तो मैं क्या बोलूंगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी नोट ऑफ एक्स इंटू के एक्स ऑफ एक्स, ये बन जाएगा। अगर मेरे से बोल रहा है कि मेरे पास एक वाई कंपोनेंट और इसका मुझे यहाँ पे रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग बनाना है इक्वेशन, तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू पी नोट ऑफ वाई इंटू के एक्स वाई। ओके भैया, ऐसे आपको रॉल्स से मिलना है। ये तो बात हुई रॉल्स की। अब रॉल्स के आधार पर वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का क्लासिफिकेशन करते हैं और यहाँ पर कुछ इक्वेशंस निकल के आएंगे, उनको भी देखने का प्रयास करते हैं एक बार। तो सबसे पहले कंडीशन ये बनती है जब हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कंपोनेंट कैसे हो, आपके वोलेटाइल हो। मेरे पास एक बीकर है, एक यहाँ पर क्या है, बीकर है, इस बीकर के अंदर ए है और दूसरा कौन है, बी है। नीचे से मैंने यहाँ पर अग्नि देवता का प्रकट किया, जैसे ही अग्नि देवता प्रकट होगा तो मेरे पास यहाँ पर वेपर एक्सर्ट होंगी, और वेपर एक्सर्ट होंगी तो यहाँ पर दोनों का यहाँ पर वेपर प्रेशर कैलकुलेट होगा। ए का भी होगा और दूसरा किसका होगा, बी का भी होगा। किसका होगा, बी का भी होगा और ए का भी होगा। तो सबसे पहले तो आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी ए प्लस के पी बी, क्योंकि ए और बी दोनों क्या है यहाँ पर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। ये भी आपका वोलेटाइल है और ये भी कैसा है आपका, वोलेटाइल। दोनों आपके कैसे हैं, वोलेटाइल है, ए और बी दोनों है। तो इसका कैसे लिखते हैं यहाँ पर, पी नोट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस के इसका कैसे लिखेंगे, पी नोट ऑफ बी इंटू एक्स बी। ऐसे ही लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, वही यहाँ पर लिखा हो इसने, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नोट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस के पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ओके, वी नो दैट, हम जानते मानते और पहचानते हैं कि मेरे पास जो मोल फ्रैक्शन होता है दोनों कंपोनेंट का, वो हम मोल फ्रैक्शन जान चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू के प्लस के मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यूनिटी 1 होता है। कितना होता है बच्चियाँ, 1 होता है। तो यहाँ पर अपने पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये होता है। आप क्या लिख सकते हो इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस के एक्स बी। वही मैंने यहाँ पे काम किया है। तो मेरे पास जो फाइनल सॉल्यूशन बना है, फाइनल इक्वेशन बनी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की, वो बनी है पी नोट ऑफ ए माइनस के पी नोट बी इंटू के एक्स ए प्लस के पी नोट पी। दूसरी इक्वेशन यहाँ पर ये बनी है कि मेरे पास जो पी नोट ए के साथ यहाँ पर एक्स ए था, इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस के एक्स भी लिख सकता हूँ। वही मैंने यहाँ पे कार्य किया है और यहाँ पर अपनी जो इक्वेशन निकल के आएगी वो ये निकल जाएगी। ठीक है, बट ये ऐसा चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन, इसके ग्राफ और आइडियल सॉल्यूशन के रिप्रेजेंटेशन, वो उसको ही देखते हैं यहाँ पर। डू नॉट वेस्ट टाइम, कॉपी फास्ट। ओके, करिए फास्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास है दूसरी कंडीशन कि मेरे पास यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, वोलेटाइल सॉल्वेंट हो। बेसिकली मेरे पास अब की बार जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो जाए और क्या हो जाए, लाइक रुको 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 लाइक दिस वन, दिस बीकर कंटेन ए एंड बी, ए एंड बी। ए तो आपका नॉन वोलेटाइल हो, क्या हो, नॉन वोलेटाइल, जिसकी वेपर नहीं बन सकती हो।
जबकि बी कैसा हो आपका वोलेटाइल, इसकी वेपर क्या हो सकती है, एक्सर्ट हो सकती है। तो उस वाली कंडीशन की बात कर रहा है। अब देखो ए कंपोनेंट अगर इसकी वेपर बनेंगे ही नहीं तो इसका वेपर प्रेशर भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो कंप्लीट जो आपका वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पर बी के ऊपर डिपेंड करेगा, जो क्या है आपका एक सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट है। तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पर कि एक ही वेपर अगर एक्सर्ट नहीं हो सकती तो अपने पास यहाँ पर पीवी, बिकॉज वेपर प्रेशर इज ओनली ड्यू टू सॉल्वेंट। तो अपन क्या लिख देंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को, पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी। अभी अपने सॉल्वेंट है इंटू के यहाँ पर सॉल्वेंट बना दिया यहाँ पर, ठीक है। तो पी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट इंटू के एक्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि आपने जानते हैं कि मेरे पास केवल और केवल क्या है अपना वोलेटाइल सॉल्वेंट है। क्या है, सॉल्वेंट। ओके, उस टाइप की कंडीशन यहाँ पर बनेगी। अब हुआ क्या यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पर नॉन वोलेटाइल एड ऑन किया है सॉल्यूट को, तो वहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, खुद बताइए एक बार। लाइक मैंने जैसे बोला कि मेरे पास दो कंपोनेंट थे, एक था ए और एक था यहाँ पर बी। जब मैंने यहाँ पर हीट प्रकट की, अग्नि देवता को प्रकट किया, तो ए और बी दोनों की वेपर बन रही थी। लेकिन अगर मेरे पास नॉन वोलेटाइल ए है तो इसकी वेपर तो बनेंगे नहीं, लेकिन इसके जो पार्टिकल हैं वो यहाँ पर हीट को कंज्यूम करेंगे, और कंज्यूम करेंगे तो यहाँ पर वेपर बी की जो एक्चुअली बननी चाहिए थी वो आपका कम बनेगी। मतलब आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर मैंने यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड ऑन किया है तो इसने बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज हो जाता है पी नॉट ऑफ ए से। पी नॉट जो आपका सॉल्वेंट है वो, ओके। मतलब पी नॉट किसके लिए होता है, प्योर स्टेट के लिए होता है, प्योर स्टेट के लिए होता है। और पी एस क्या होता है आपका, सॉल्यूशन के लिए होता है। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं भैया। अब अपने पास है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस। बहुत ही आपका कॉमन क्वेश्चन है ये एग्जाम का, और इसको तो आपको रटना ही पड़ेगा। मींस मैं आपको समझा दे रहा हूँ बट आपको यहाँ पर ये याद ही करना पड़ेगा, इसके ग्राफ वगैरह सब चीज़ें, बट उनको समझाने का प्रयास करते हैं। एक बार सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो रोल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आपका आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। और नॉन आइडियल क्या होते हैं आपके, जो नॉन आइडियल क्या होते हैं, जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडियल होते हैं। बेसिकली अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपके पास पी नॉट डज नॉट इक्वल होगा पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस के पी नॉट बी इंटू एक्स बी। दोनों कंडीशन इसके अंदर सेम है। अब या तो पी एस बड़ा होगा या फिर क्या होगा, छोटा होगा। अगर पी एस आपका पी नॉट ऑफ एक्स ए प्लस के पी नॉट बी इंटू एक्स बी से बड़ा होगा पी एस, तो ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अगर यहाँ पर ये पी एस छोटा होगा पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स बी, एक्स ए प्लस के पी नॉट बी इंटू एक्स बी से, तो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन शो होता है। ठीक है, two liquid mixing from the ideal solution only when both have similar structure and the polarity when they have same molecular environment। अगर हमारे पास सेम नेचर का इन्वायरमेंट है तो उस कंडीशन में हमारे पास रोल्स लॉ को फॉलो करती है और यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन को दिखाता है। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, ओवर रोल्स लॉ करते हैं। यहाँ पर ये मिक्सिंग ऑफ टू सबस्टेंसेस रोल्ड आइडियल सॉल्यूशन व्हेन डेल्टा इस मिक्सिंग कैसा होता है, इसका जीरो होता है। एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द डिसोसिएशन, कोई भी यहाँ पे हीट रिलीज नहीं होती है डिसोसिएशन के अंदर। ओके, डूरिंग। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पर, दे डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा होता है आपका, यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो होता है और यहाँ पर रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है आपकी एंडोथर्मिक। डेल्टा एच अगर आपका नेगेटिव दिखता है तो वो आपका एक्सोथर्मिक होता है, मतलब हीट बाहर निकल रही है। नेगेटिव साइन किसका होता है यहाँ पर, हीट रिलीजिंग का। जबकि अगर यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आता है तो पॉजिटिव का साइन ग्रेटर देन जीरो होता है, तो ये क्या होता है आपकी एंडोथर्मिक। एंडो बोले तो भीतर और थर्मिक बोले तो टेम्परेचर। तो आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है कोई भी सिस्टम, तो उसको बोलते हैं अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन या फिर एंडोथर्मिक टर्म खाली। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आपका, दे डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ, ये रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इनका डेल्टा एच मिक्सिंग कैसा होता है, लेस देन जीरो होता है, मींस आपका एक्सोथर्मिक होता है। अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो वो लेस देन कितना होगा आपका, जीरो होगा। ये इनके बीच में क्या है, कॉमन डिफरेंसेस है, बट ये डिफरेंसेस अब एलिमिटेड नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। इन डिफरेंसेस को देख लेते हैं एक बार। इनके एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके कुछ प्रैक्टिस पेपर के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली थी जहाँ पर हमने ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया था। बट
सबसे पहले यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग देखा था, अभी हमने डेल्टा एच मिक्सिंग देखा था, बट अब हम देख रहे हैं डेल्टा वी मिक्सिंग। यहाँ पर टोटल वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, वो इज इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्योर लिक्विड, मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग कितना होता है आपका 0 होता है। मीन्स अगर आपने यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट किया है तो जितना वॉल्यूम आपका पहले था इतना ही आपका क्या होगा बाद में भी होगा, तो इज इक्वल टू कितना होता है आपका 0 होता है। दूसरी चीज यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा होता है आपका ग्रेटर देन 0 होता है, वॉल्यूम इज इंक्रीज हो जाता है आफ्टर डिजोल्यूशन। अगर मैंने डिजोल्व किया है तो उसके बाद यहाँ पर आपका डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा होता है 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। डेल्टा एस मिक्सिंग जो आपकी एंट्रोपी होती है तीनों ही केसेस के अंदर कैसी होती है ग्रेटर देन 0 होती है। डेल्टा एस मिक्सिंग होता है आपका एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज क्या होता है रैंडमनेस को इंक्रीज कर देना। लाइक अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे गतिविधि हो रही है उसके अंदर कोई भी पार्टिकल यहाँ पर इधर उधर भाग रहे काइनेटिक एनर्जी के कारण, तो वहाँ पर आपकी रैंडमनेस बढ़ती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को मूवमेंट करती हैं और इसी चीज़ को बोलते हैं अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं एंट्रोपी चेंज। तो सभी के अंदर चाहे आपका पॉजिटिव से डेविएशन हो, नेगेटिव डेविएशन हो या फिर आइडियल सॉल्यूशन हो, तीनों कंडीशन के अंदर आपका जो यहाँ पे डेल्टा एस मिक्सिंग होगा वो कैसा होगा ग्रेटर देन 0 होगा। कौन सा होगा बच्चों ग्रेटर देन 0 होगा। तो डेल्टा एस मिक्सिंग किसको बोलते हैं अपन, किसको बोलते हैं बच्चों, ये बोलते हैं आपका एंट्रोपी चेंज को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो डेल्टा जी मिक्सिंग कैसा होता है। डेल्टा जी मिक्सिंग बोलते हैं हम यहाँ पे एंथैल्पी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी कैसी होती है आपकी लेस देन 0। ये ध्यान रखना कोई भी फिजिकल रिएक्शन होती है आपकी तो डेल्टा जी कैसा होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर डेल्टा जी कैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी नेगेटिव दिख रहा है और डेल्टा जी यहाँ पर भी कैसा दिख रहा है आपको नेगेटिव दिख रहा है। चेंज गिब्स फ्री एनर्जी ये क्या डेल्टा जी मिक्सिंग तीनों कंडीशन में कैसा 0 दिख रहा है। इसके एग्जांपल क्या है बेंजीन एंड टोलुइन दिख रहा है आपका, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन एनब्यूटाइल क्लोराइड एनब्यूटाइल ब्रोमाइड, इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल, ये सभी एग्जांपल हैं जो इनको आपको नोट करना पड़ेगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों में ही जो आपके लिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाए हैं वो सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अपने फिंगर के ऊपर रखिए। ठीक है, वो मैं नहीं बता रहा कि यहाँ पे बॉन्डिंग का नेचर क्या होता है, बट वी हैव लिमिटेड टाइम, इतना टाइम नहीं है कि मैं बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने जाऊँ। बट आपको ये तीनों एग्जाम्पल, तीनों के पॉजिटिव के नेगेटिव के और आइडियल सॉल्यूशन तीनों के एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। और इसका ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ जो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि ग्राफ आपको कैसे प्लॉट करना है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ये जो ग्राफ है ऊपर वाला दिख रहा है आपको, ये जो ग्राफ दिख रहा है साइड में पहला वाला दिख रहा है आपको, ये ग्राफ है आपका आइडियल सॉल्यूशन का और दोनों किसके हैं आपके पॉजिटिव और दूसरा किसका नेगेटिव का। ठीक है, ये आपका ग्राफ किसका आइडियल सॉल्यूशन का। और इस आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है आपका मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बिटवीन हो रहा है। ठीक है, अब देखो ऐसा ग्राफ है आपका, बिल्कुल ऐसा ग्राफ है ना। अगर ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो मेरे को बस ऐसा ही ग्राफ प्लॉट करना, बस यहाँ पर एक लाइन ऊपर से एक लाइन यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। अगर मुझे नेगेटिव दिखाना है तो मुझे इस लाइन से जो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन था उससे यहाँ पर नीचे की डायरेक्शन में क्या खींच देनी है, ऐसी कर्व डाल देनी है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या होता है आपका मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन एंड आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से यहाँ पे किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं सॉरी अपना टॉपिक चेंज हो रहा है यहाँ पर, जिसका नाम है एजियोट्रॉप। सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है ऑप्शन टाइप में आपको देखने को मिलता है एमसीक्यूज के अंदर कि एजियोट्रॉप क्या होते हैं। ये बेसिकली आपके कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। जैसे आपका कि मिर्च मसाले कम हो गए, आपने कोई सब्जी बनाई है उसके अंदर मिर्च मसाले कम हो गए जब आपने वो बनाई थी, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि मैं उसके अंदर बाद में नमक ऐड ऑन कर सकता हूँ या फिर मिर्च ऐड ऑन कर सकता हूँ या फिर जितने भी रिक्वायरमेंट होती है उनको मैं बाद में भी डाल सकता हूँ। ठीक इसी प्रकार से अगर वहाँ पर वेपर प्रेशर कम बैठ रहा है ज़्यादा बैठ रहा है तो उसको हम इन एजियोट्रॉप के थ्रू क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। मैंने बोला कि अगर मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा था तो उसको हमें कम करना आना चाहिए, किससे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप से। अगर मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन की बजाय नेगेटिव डेविएशन शो हो रहा है तो वहाँ पर वेपर प्रेशर कम यहाँ पर कैलकुलेट होता है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, वहाँ पर हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का काम लेते हैं।
तो एजियोट्रोप क्या होते हैं बेसिकली आपका, द नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो लार्ज डेविएशन फ्रॉम लॉन स्लो कैन नॉट बी प्योरीफाइड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसको बोलते हैं ये देख लीजिए आप। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये होता है कि जब टेम्परेचर के आधार पर मैं यहाँ पर दो कंपोनेंट को यहाँ पर सेपरेट करता हूँ तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। लाइक जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर मेरे पास एक कंपोनेंट ये है ए और एक है यहाँ पर बी। मैं बोलता हूँ कि ए की जो यहाँ पर वेपर प्रेशर है वो है आपका सॉरी ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपका 70 डिग्री सेंटीग्रेड, बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है आपका कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप अगर मैं टेम्परेचर को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाऊंगा तो मेरे पास जो वेपर एग्जर्ट होंगी केवल और केवल ए कंपोनेंट की होंगे, बिकॉज बी का जो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे ही मैं यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड लेके जाऊंगा तो मेरे पास जो वेपर्स है वो बी की एग्जर्ट होंगी। ऐसा नहीं 70 पर रखिए आप, 75 तक रखिए, 90 तक रखिए तो आपका ए कंपोनेंट यहाँ पर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बी को कन्वर्ट करना है तो बी आपका रिमेनिंग बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसकी वजह पर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप उसको गैस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, अगर आपके पास टेम्परेचर के आधार पर दो कंपोनेंट को यहाँ पर सेपरेट किया जाता है तो उसे बोलते हैं अपन क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर कई द्वारा मैं इन पॉजिटिव और नेगेटिव डिवीजन शो करने वाले रोल्स लॉ से इनको सेपरेट नहीं कर सकते इन सॉल्यूशन को। तो मुझे यहाँ पर एजियोट्रोप का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है, एजियोट्रोप्स का, ठीक है। तो सेपरेटेड बाय द एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन, इसको हम किससे करते हैं, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन कर सकते हैं। ए सॉल्यूशन एट सर्टेन composition which continue to the boil at constant temperature without changing composition of the solution and its vapor pressure is called azeotropy। डेफिनेशन कुछ काम की नहीं आने वाली, आपको डायरेक्ट याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे बता दिया है। ओके, डिस्टिलेशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप क्या होते हैं, लिखा हुआ आपके सामने कि मेरे पास जो अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा वो बेसिकली सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, जिनके पास नेगेटिव डेविएशन शो होती है। नेगेटिव डेविएशन कौन सा होती है, पी इज लेस देन इक्वल कितना होता है आपका पी नोट ऑफ ए इंटू एक्स पे प्लस के पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये जो कंडीशन शो करते हैं जो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन वाले, उनके लिए कौन काम में आता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। वेयरएज अगर मेरे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है तो किसके लिए काम में आएगा, जहां पर आपका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन होता है वो ग्रेटर देन होता है आपका पी नोट ऑफ ए इंटू एक्स बी ए प्लस के पी नोट बी इंटू एक्स बी से, ठीक है। ये वाली कंडीशन इसके अंदर होती है। तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वेपर प्रेशर के जस्ट अपोजिट होते हैं कौन, एजियोट्रोप्स। ओके, ये दो टाइप के होते हैं, एक तो आपका मैक्सिमम होता है, दूसरा कौन सा होता है आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है। किसका काम करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, जिनको हम एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन का, क्योंकि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब हमारा एक पार्ट यहाँ पर और कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने लास्ट पार्ट के अंदर नहीं, लास्ट से सेकंड लास्ट पार्ट के अंदर इंटर करने वाले हैं, जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और मेन कंपोजिशन, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। इस चीज को आप ध्यान रख लीजिएगा। है ना, यहाँ पे अब हम देखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है ये आपसे पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो RLBP होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आपका, डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपका, और आपका यूग्लोस्कोपिक क्रायोस्कोपिक इनका अल्टरनेटिव नेम है। इनको देखते हैं बारीकी से। तो देखते हैं एक बार कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या बोलता है अपन की। तो फैक्टर दैट अफेक्ट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैंने बताया कि मेरे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं। पहले फैक्टर जो होता है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट होता है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि आपके पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी या फिर नहीं होगी। एक्सटेंट ऑफ द एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, अगर आपका सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएशन या फिर एस्ट्रेशन होता है तो वो भी इस चीज की अफेक्ट कर सकता है। इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, ये चीज ध्यान रखना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र है। और चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने पास, एक तो है अपनी रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर RLVP, दूसरा आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट यूग्लोस्कोपिक, तीसरा आपके पास डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्रायोस्कोपिक, और चौथा आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिनको अपन नॉर्मल चीज बोलते हैं, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव
कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज, ये अपने पास नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक्चुअली जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं और बारीकी से पढ़ते हैं कि थोड़ा सा इसको समझ में आपके दिमाग में, आपके भेजे में घुसाने का प्रयास करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको। तो ठीक है, तो पहली चीज तो आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से। ये अपने लिया बीकर, ठीक है, इस बीकर के अंदर मैंने वाटर ले लिया। क्या ले लिया? वाटर। वाटर जानते हैं सभी, हाँ, मैंने वाटर ले लिया। अब क्या कर रहे हैं अपन, इसको हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। अगली देता हूँ प्रकट किया मैंने यहाँ पर। तो जैसे ही आप इस वाटर को हीट करोगे तो मेरे पास यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट होगा, इसकी वेपर एक्सर्ट होंगी, वेपर एक्सर्ट होंगी तो वेपर प्रेशर कैलकुलेट होगा। क्या होगा? वेपर प्रेशर कैलकुलेट होगा। मैंने बोला कि मेरे पास प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट हुआ वो 1 atm हुआ। कितना हुआ? 1 atm। जब मैंने अग्नि देवता को प्रकट किया तो मेरे पास जो भी यहाँ पर वाटर है, जो आपका एक सॉल्वेंट है, अभी तो मतलब प्योर ही तो है आपका वो वाटर, है ना। तो यहाँ पर आपका जो P0 ऑफ वाटर है वो आपका 1 atm रहा होगा। मैंने ये एज्यूम किया, लेकिन जैसे मैं यहाँ पर इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एड ऑन करता हूँ, मैंने कर दिया इसका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एड ऑन। क्या कर दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जो इस मार्कर से दिख रहे पिंक मार्कर से, ये आपके पास नॉन वोलेटाइल जिनकी वेपर एक्सर्ट नहीं हो सकती वो आपके पास ये सॉल्यूट है। और अगर ये इनकी वेपर एक्सर्ट नहीं हो सकती बट ये हीट को कंज्यूम करेंगे, ये पार्टिकल हीट को कंज्यूम करेंगे। अगर हीट को कंज्यूम करेंगे तो यहाँ पर जो वेपर बन रही थी वाटर की वो क्या होंगी? यहाँ पर कम पड़ेंगी। क्या होंगी? वेपर कम पड़ेंगी। और वेपर कम पड़ेंगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम कैलकुलेट होगा। मीन्स आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास P0 है ज्यादा, जबकि PS क्या होगा? आपका कम होगा। मीन्स आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब आपका यहाँ पर सॉल्यूट मिला दिया गया वो भी नॉन वोलेटाइल, तो उसकी वेपर कम यहाँ पर एक्सर्ट होंगी। खेद है, तो थोड़ा सा टेक्निकल एरर कभी कभी बीच में फेस करने को मिलते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहिए, बढ़ते रहिए, इसी टाइप से आपको बढ़ना है आगे। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो आपका P0 होगा वो ज़्यादा होगा और PS क्या होगा? आपका कम होगा। क्या होगा? कम होगा। अब देखो कितना कम होगा, कितना कम होगा, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो कितना कम होगा? पहले ज़्यादा था, ज़्यादा में से कम माइनस कर दिया तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, इसको कंपेयर कर देता हूँ मैं यहाँ पे P0 माइनस के PS अपॉन के P0 से, तो ये आपकी RLVP बनती है। क्या बनती है? RLVP। या फिर मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ P0 माइनस के PS अपॉन के यहाँ पर PS, तो ये आपकी RLVP बनती है। क्या बनती है? RLVP। तो इस यहाँ पर आपको दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। P0 माइनस के PS अपॉन के P0, जो आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के N ऑफ सॉल्यूट प्लस के N ऑफ सॉल्वेंट बोले तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के टोटल मोल्स, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस चीज को ध्यान रखें आप, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला है अपना P0 माइनस के PS अपॉन के PS, ये आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के मोल्स ऑफ सॉल्यूएंट, ये आपका फॉर्मूला है दूसरा RLVP का। ये दो फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके रिवीजन पेपर के अंदर। आपके जिस भी रेफरेंस बुक को आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, इन दोनों फॉर्मूले को बहुत ज्यादा भर भर कर यूज होता है। और एक होता है आपका P0 माइनस के PS अपॉन के PS, यहाँ पर ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में काम करता है। मोलालिटी अगर आपको गिवन कर रखी है तो तुरंत ही चुपचाप इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं। वैसे इनसे भी निकल आएगा, लेकिन ये आपका शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला है। कौन सा वाला है? शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों को। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है RLVP के आधार पर वो क्या है। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, एट ए गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 200 mmHg, मिलीमीटर पर Hg, ठीक है। ये अपने पास क्या है? mmHg है। बेसिकली आपके जितने भी आपके जैसे लाइक BP चेक करने वाली जो मशीन होती है, उसके आप स्केल देखोगे तो वहाँ पर mmHg होता है, मरकरी होता है। बिकॉज मरकरी एक ऐसा आपका मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पर 298 केल्विन और 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर
लिक्विड स्टेट के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है? लिक्विड स्टेट के अंदर मिलता है। ठीक है, अब देखो एट ए गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 200 mmHg। तो इसने बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन C6H6, तो P0 C6H6 कितना दे रखा है? 200 mmHg यहाँ पर गिवन कर रखा है। दूसरी चीज यहाँ पर एट सेम टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेनिंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। यहाँ पर आपके पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का क्या दे रखा है? W ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 2 ग्राम। 2 ग्राम यहाँ पर W ऑफ सॉल्यूट दे रखा है इन 78 ग्राम बेंजीन। तो यहाँ पर C6H6 कितना दे रखा है आपका W? वो दे रखा 78 ग्राम। ठीक है, उसके बाद बोला बेंजीन इज एट सेम टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS दे रखा है यहाँ पे कितना आपका? 195 mmHg। ये आपका ये दे रखा कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। मोलर मास यहाँ पे कैलकुलेट करना आपको सॉल्यूट का। ठीक है, तो आपको बड़े सिंपल तरीके से, आसान तरीके से ये फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? P0 माइनस के PS, P0 माइनस के PS। आपका जो फॉर्मूला लगेगा P0 माइनस के PS अपॉन के क्या लगेगा यहाँ पर? PS। तो यहाँ पर मोल फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका फॉर्मूला बनता है इसका। ठीक है, P0 आप सभी जानते हैं, P0 कितना है यहाँ पर? 200 mmHg माइनस के 195 डिवाइड बाय 195। ठीक है, तो इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स गिवन मास कितना दे रखा है? 2 ग्राम अपॉन के मोलर मास मुझे फाइंड आउट करना, डिवाइड बाय किया मैंने मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन मास कितना दे रखा है? 78 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है? C6H6 का। C6H6 का कितना होता है? 12 6 जा 72 और 78 तो कितना होता है आपका? 78 होता है। तो 78 से 78 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रिमेनिंग कितने बचे आपके? 5 डिवाइड बाई 195 इज इक्वल टू कितना बनेगा? 2/x। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू कितने निकल के आएगी? x वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पर आपका 2 इंटू के 195 डिवाइड बाई आपका कितना? 5। ठीक है, ये आपका यहाँ पे निकल के आएगा। तो 5 से एक बार इसे कैंसिल आउट करते हैं तो 5 3 जा 15, 5 9 जा ये बनेगा आपका। हाँ बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, राइट है, 39 आया। ठीक है, 39 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 और 1 7। तो 78 ग्राम क्या आपका आंसर निकल गया, जो आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस टाइप से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं RLBP के आधार पर। बस आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। ठीक है, अगला हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, पहले इस चीज को समझ लेते हैं एक्चुअली क्या चीज कहती है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है आपका। ठीक है, लाइक वही चीजें मैं जो समझाने जा रहा हूँ, ये अपने पास है क्या है? बीकर। क्या है? बीकर। यहाँ पर आपके पास कोई एक प्योर सॉल्वेंट रहा हुआ जाए, लाइक जैसे आपका वाटर हो गया। क्या हो गया? वाटर हो गया। यहाँ पे मैंने अग्नि देवता को प्रकट किया। क्या किया? अग्नि देवता को प्रकट किया। तो अग्नि देवता अगर आप प्रकट करोगे यहाँ पर, तो मेरे को यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। लाइक जैसे मैंने बोला कि मेरे पास वाटर है, वाटर की जो वेपर्स थे वो आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल होती हैं, मतलब वो एक्सर्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। वो आपका लिक्विड से गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो कितना टेम्परेचर होता है? वो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर आपका वाटर बॉइल होता है और कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? गैसेस के अंदर। ठीक है, अब देखो अगर मैंने यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने क्या कर दिया? इस वाटर के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड ऑन कर दिया मैंने। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की आपकी वेपर नहीं बन सकती। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वेपर एक्सर्ट नहीं हो सकती है तो ये हीट को तो कंज्यूम करेगा, तो इसका यहाँ पर वेपर प्रेशर कैलकुलेट नहीं होगा, मतलब वेपर इसकी ज़्यादा एक्सर्ट नहीं होंगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर वेपर को किसको बढ़ाना पड़ेगा? यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। जहाँ पर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, अब वो आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा।
क्यों इंक्रीज करना पड़ेगा? क्योंकि जो हीट थी वो आपकी पहले वाटर मॉलिक्यूल को लग रही थी, लेकिन उसके बीच में कौन आ गया यहाँ पर? नॉन वोलेटाइल पार्टिकल आ गए, जिनकी वेपर एग्जर्ट नहीं होती है बट हीट को तो कंज्यूम करते हैं। तो इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? आपका वाटर की वेपर के ऊपर, और वाटर की वेपर नहीं बन रही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा, और टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया मैंने लाइक 111 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया। इसी टेम्परेचर के इंक्रीज करने को ही एलिवेट बोलते हैं, और इसी पॉइंट को लेकर यहाँ पर एक जो क्वालिटी प्रॉपर्टी आई है उसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका दूसरा नाम होता है यूब्लियोस्कोपी। यूब्लियोस्कोपी, ये आप इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं, उब्लियोस्कोपी। उब्लियोस्कोपी मतलब उबलना, उबलना किससे? टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। तो ठीक है, तो इसका अल्टरनेट नेम क्या होता है आपका? यूब्लियोस्कोपिक, यूब्लियोस्कोपी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे है क्या भाई? देखो आपने यहाँ पे टेम्परेचर, ये जो आपका टेम्परेचर है वेपर प्रेशर ऑफ, सॉरी वेपर प्रेशर नहीं आपका, ये आपका है, ये आपका है यहाँ पर सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है आपका ये। तो मैं इसको टीबी से लिखता हूँ, ठीक है। ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉरी टीबी नोट से रिप्रेजेंट करता हूँ इसे मैं, मतलब ये प्योर वाला है, और ये क्या है आपका? जब इसमें अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड ऑन कर दिया है, तो क्या करते हैं अपन? अगर मेरे को यहाँ पर कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया है, मैंने यहाँ पर कितना बढ़ाया, एलिवेट कितना किया, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम अपन बोलते हैं डेल्टा टी एफ। क्या बोलते हैं? डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ नहीं, सॉरी एफ नहीं, बी, क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे। तो ये क्या बनेगा? ज्यादा माइनस के कम, तो यहाँ पर बोलेंगे टीबी माइनस के टीबी नॉट, ये फॉर्मूला बनता है आपका। ठीक है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन टीबी माइनस के बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट टीबी नॉट, ये आपका फॉर्मूला है। मतलब कितना यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला देखने को मिलता है हमारा डेल्टा टीबी का। डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है आपका? केबी इंटू के यहाँ पर मोलरिटी। केबी जो होता है आपका, इसको बोलते हैं यूग्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, यूग्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये पूछा भी जाता है एमसीक्यूज के अंदर कि आपके पास केबी क्या होता है? केबी आपका यूग्लियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है, या फिर इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ये आपके दो नाम है इसके, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट। सो इसके दो नाम है, एक तो आपका यूग्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, दूसरा आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। जबकि मोलरिटी आप जानते होंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के वॉल्यूम, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन के डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ से आप मोलरिटी कंसिडर कर सकते हैं, ये गिवन कर रखी होती है क्वेश्चन के अंदर, बट नहीं भी कर रखी होती है तो अल्टरनेटिव बहुत सारे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म होते हैं, जहाँ पर हमने मोलरिटी को निकालना बहुत बारीकी से सीख लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते और देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे रखे होंगे इसके, तो उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेल्टा टीबी, और डेल्टा टीबी के बेस पर ये क्वेश्चन है, तो बड़ा सिंपल होगा, बस आप कैलकुलेट करना, आपसे बन जाएगा। जो चीज़ें गिवन कर रखी हैं और जो पूछी गई हैं उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, फिर आपको जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर्मूला है उसको अप्लाई करते हुए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को रीड करिए। द प्योर बेंजीन बॉइल्स एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको ये पता है कि जो बेंजीन है आपका प्योर, तो मैं बोलूँगा पी नोट ऑफ, पी नोट नहीं, वेपर प्रेशर नहीं फाइंड आउट करना मुझे यहाँ पर। ये क्या आपका प्योर बेंजीन बॉइल्स एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 80 डिग्री सेंटीग्रेड बोला है इसने, तो मेरे पास TB नॉट दे रखा है यहाँ पे बेंजीन का C6H6 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, तो यहाँ पर W ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 1 ग्राम। ओके, ये दे रखा है ना, सॉरी 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 83.4 ग्राम बेंजीन, 83.4 ग्राम बेंजीन है, मींस यहाँ पे W ऑफ बेंजीन दे रखा है C6H6 कितना दे रखा है यहाँ पे 83.4 ग्राम। ठीक है, उसके बाद इज 80.175 ये दे रखा आपका TB दे रखा है बेंजीन का। जब इसके अंदर वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड ऑन कर दिया मैंने, वो तब आपका यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना बढ़ चुका है आपका 80.175 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बढ़ चुका है। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मुझे यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना, मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फाइंड आउट करना है, जहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्ट इस चीज़ को निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है यहाँ पर, डेल्टा TB निकालना है, जो आप निकाल सकते हो यहाँ पे 80.175 माइनस के यहाँ पर 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास कितना निकलेगा 0.175 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये अपने पास डेल्टा TB आ चुका है। डेल्टा TB की वैल्यूज को प्लेस करना है यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले के अंदर, तो डेल्टा TB इक्वल टू कितना बनेगा अपने पास
डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या बनेगा, के बी इंटू के मोलरिटी। तो अपने पास डेल्टा टी भी कितना है यहाँ पर 0.175, यस नमस्ते। के बी कितना दे रखा है इसके अंदर, के बी दे रखा है आपका 2.769 इंटू के यहाँ पर मोलरिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने के लिए गिवन मास होता है आपका 1, मोलर मास मुझे फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय x हो गया, अपॉन का डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया आपका, डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट आपका है 83.4 ग्राम डिवाइड बाय आपका 78 ग्राम। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल के आएगी और x ही क्या होगा आपका, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा, जो आप इससे यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, आप इस चीज़ को न्यूमेरिकल के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जहाँ पर आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे आपको रिलेवेंट अगर क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर जरूर से जरूर ही दूंगा। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वालिटी प्रॉपर्टी आपकी जो होगी वो होगी आपकी डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट, जिसके अंदर हमें सेम वही क्राइटेरिया फॉलो करना बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीजिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जिसका नाम होता है क्रायोस्कोपिक। तो दिस वन इज द थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी विच इज गिवन इन आवर एनसीईआरटी। तो पहले आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, सॉरी ये अपने पास पहली चीज़ तो कि आपके पास यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस फ्रीज होता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बट केमिस्ट्री के पॉइंट व्यू से ये इसकी करेक्ट डेफिनेशन नहीं होती है। ऐसा टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर होता है किसके, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर होता है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के इक्वल होता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, वो कंडीशन कहलाती है आपकी यहाँ पे क्या कहलाती है आपकी, समझ में आ चुकी है ना, वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है आपका। क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉलिड, लाइक जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो ये H2O लिक्विड का और H2O सॉलिड का क्या होता है, इक्वल होता है यहाँ पे वेपर प्रेशर। ओके, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम यहाँ पर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ बोलते हैं, डेल्टा टीएफ जो होता है आपका वो होता है के एफ इंटू के मोलरिटी। के एफ क्या होता है यहाँ पे, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसको हम यहाँ पे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से बुलाते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से बुलाते हैं। ये अपना क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है किसके लिए, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या होता है आपका, एक कांस्टेंट होता है जिसका नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सो दिस इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फॉर्मूला जैसे हमने वहां पे देखा था, वहां पर भी फॉर्मूला था, बस जस्ट उल्टा कर देना मुझे यहाँ पे। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, डेल्टा टी एफ होगा टी एफ नोट माइनस के टी एफ। ठीक है, टी एफ नोट क्या है आपका, टी एफ नोट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट। अगर मेरे पास मैंने जैसे बोला, मेरे पास यहाँ पर अगर कोई सबस्टांस है, प्योर सबस्टांस है, अगर मैं उसको यहाँ पे फ्रीज करता हूँ, क्या करता हूँ, फ्रीज करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट का होगा, प्योर सॉल्वेंट का होगा वो फ्रीजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी। अगर मेरे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एड ऑन इसके अंदर कर दिया तो फ्रीजिंग पावर क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन की डिक्रीज हो जाएगी। तो डिक्रीज होने पर आपको क्या पता चलता है कि मोर में से आपको लेस करना है, तो मोर किसका, आपका प्योर सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन का क्या है आपका, लेस है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका टी एफ नॉट माइनस के टी एफ बना है। तो ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन निकल का ये डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू कितना निकला यहाँ पर, टी एफ नॉट माइनस के टी एफ। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ चुका होगा। हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे और उन क्वेश्चन का आंसर करते हैं और इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का गाइड करते हैं। 13.6 ग्राम, एक बार मैं हिंट दे रहा हूँ बिकॉज कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट हेल्प बिकॉज आई हैव नो कैलकुलेटर। इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व मैनुअली तो बहुत सारा यहाँ पे टाइम लग सकता है, बट आपको मैं समझा दे रहा हूँ एक बार। ठीक है, अपने पास यहाँ पे 13.6 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दे रखा है। तो अपने पास जो डब्ल्यू ऑफ सॉल्यूट दे रखा है यहाँ पे वो दे रखा अपना 13.6 ग्राम। So this is the weight of non-volatile solid which is added to 20 ग्राम वाटर। तो 20 ग्राम वाटर के अंदर है तो W of H2 कितना हो गया आपका 20 ग्राम, दिस इज 20 ग्राम। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज,
द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे बोला गया TF इज इक्वल टू -K 3.7 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास। ओके, ये आपको फाइंड आउट करना, और आप जानते पहचानते और मानते भी होंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा TF। डेल्टा TF को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैफ की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर रखी है, आपको आंसर निकाल के आ जाएगा 342 ग्राम। तो इसको खुद के एक बार इसको कैलकुलेट करना है, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अर्ली आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पास नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, बट मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सो इट इज द लास्ट नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, सबसे पहले ये चीज़ें जाननी होती हैं। तो एक बार बड़े शांतिपूर्वक तरीके से मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करने जाता हूँ कि मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वही बीकर वाला काम, यहाँ पर मैंने कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। ये अपनी एक एनिमल मेम्ब्रेन है, लाइक एक सेपरेट करने का एक मेथड है जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है उसको सेपरेट करने का। यहाँ पर हमारे पास इधर की साइड जो सॉल्यूशन है, इधर की साइड जो सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट किसको बोलते हैं? डाइल्यूट उसको बोलते हैं जहाँ पर आपकी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट की ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ पर सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो क्या है, हायर साइड है। ठीक है, यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब यहाँ पर मोर पार्टिकल किसके, लेस किसका होता है आपका, अरे इरेज कर देते इसको थोड़ा सा कि एक बार, concentrated solution here is lesser amount of किसका, यहाँ पे होगा आपका वाटर का या फिर सॉल्वेंट का। ओके, ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन में होता है। तो यहाँ पे कंप्लीटली एक फ्लो होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस के टुवर्ड्स आते हैं इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं ऑस्मोसिस। सिंपल डेफिनेशन के अंदर गिवन कर रखा है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट होती है, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, टू ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बिल्कुल क्लियर, इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं यहाँ पे ऑस्मोसिस। बट इससे रिलेटेड एक टर्म है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? अब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस फ्लो हो रहा है डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के टुवर्ड्स। लेकिन अगर मुझे ये फ्लो रोकना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इधर की साइड, जिधर की साइड फ्लो हो रहा है उधर की साइड क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। लाइक मैंने यहाँ पे पिस्टन लगा दिया और यहाँ पे आपका जो प्रेशर है वो लगाया मैंने, लाइक कुछ भी 1 atm का यहाँ पे प्रेशर लगा दिया। तो यहाँ पे जो प्रेशर लगाया है इस प्रोसेस को रोकने के लिए, स्पॉन्टेनियस फ्लो को रोकने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है मिनिमम, उसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो सिंपल, द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू होता है पाई इक्वल टू CRT। पाई क्या होता है अपने पास, कॉन्सेंट्रेशन विच इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू के आपका आर होता है 0.0821 मोल पर लीटर सॉरी, एटीएम इंटू लीटर पर मोल पर केल्विन होता है। टेम्परेचर किसके अंदर होता है, केल्विन के अंदर होता है। तो बेसिकली आपका यूनिवर्सल जो गैस कांस्टेंट होता है उसकी जो वैल्यू प्लेस करनी है आपको न्यूमेरिकल के द्वारा, वो आपको 0.0821 इतनी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करनी है किसकी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। टेम्परेचर आपको अगर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर गिवन कर रखा है तो उसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए बाय एडिंग 273 केल्विन। ओके, तो ये अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर था। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने तीनों चीजें इससे रिलेटेड समझ ली है। लेकिन ऑस्मोसिस से रिलेटेड एक टर्म है दूसरा, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको अपन बोलते हैं कॉमनली RO। जितने भी आपके पास RO की मशीन्स होती हैं वो इसी मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज का जो मॉडर्न
युग है, उसी के अंदर यहाँ पर इस टाइप से आपका वाटर फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं। अभी आपको पता चल गया कि ऑस्मोसिस क्या होता है। अगर मैं उसका रिवर्स मार दूं तो रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है, जिसको कॉमनली हम आरओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरओ। अब आरओ का पानी तो आपने पिया ही होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है पिया ही होगा। तो इसमें क्या होता है, मैंने बोला जैसे मेरे पास यहाँ पे लगी हुई है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो भी मैं यहाँ पे कंपार्टमेंट बना रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि मेरे पास ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इधर की साइड है आपका प्योर वाटर, क्या है? प्योर वाटर। और इधर की साइड आपका सैलाइन वाटर है, जिसको हम बोल रहे हैं सैलाइन वाटर, जिसको बोल रहे हैं इम्प्योर वाटर। तो इम्प्योर वाटर के अंदर बहुत सारे सॉल्टी पार्टिकल एड ऑन होते हैं, मीन्स सॉल्टी पार्टिकल का यहाँ पर क्या है? वो है। अब जो आपका फ्लो हो रहा है वो इधर की साइड हो रहा है, मतलब प्योर वाटर से किधर की साइड हो रहा है? इम्प्योर के टुवार्ड्स हो रहा है। लेकिन मैंने यहाँ पर पिस्टन लगा दिया, और पिस्टन इतना लगा दिया कि यहाँ पे जो प्रोसेस है, जो पहले आपका प्योर वाटर से सैलाइन वाटर के टुवार्ड्स था, पहले प्रोसेस इस टाइप से थी, लेकिन मैंने अगर प्रेशर इधर की साइड से अप्लाई कर दिया इम्प्योर वाटर की साइड से, तो मेरे पास जो ये प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगी, और रिवर्स हो गई और ये ऑस्मोसिस का रिवर्स हो गया। तो इसे बोलते हैं अपन रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। द अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अगर मैं प्रेशर अप्लाई कर देता हूँ टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, दस डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज रिवर्स्ड। जो यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो हो रहे थे उनके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके रिवर्स डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब हमारे पास जो सेल होती है, क्या होती है? सेल होती है। सेल यहाँ पे स्वेल भी हो जाती है, यहाँ पे श्रिंक भी हो जाती है, तो वो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। और ये 1 मार्क्स के अंदर कई बार एमसीक्यूज के अंदर पूछ लिया जाता है कि कौन सी कंडीशन के अंदर आपका कौन सी चीज़ें होती है। एक चीज़ मैं अभी बताना भूल गया, अगर मेरे पास 2 सॉल्यूशन है, क्या है? 2 सॉल्यूशन है, लाइक मैंने इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 हो गया, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 हो गया, तो ये वाली कंडीशन कहलाती है आपकी आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशन क्या होती है? जहाँ पर आपका 2 सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, मीन्स इक्वल होता है, उसे बोलते हैं हम आइसोटोनिक। अगर यहाँ पे अनइक्वल होंगे तो पाई 1 डज नॉट इक्वल टू पाई 2 होगा। अब 2 कंडीशन हो सकती है, या तो आपका पाई 1 ग्रेटर देन हो पाई 2 से, जो बड़ा होगा आपका उसको बोलते हैं हम हाइपरटोनिक, हाइपर ज़्यादा ही होता है ना, तो हाइपरटोनिक इसको बोलेंगे, और पाई 2 जो होगा आपका वो उसको बोलते हैं अपन हाइपोटोनिक। क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये अपने पास आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक होते हैं। ये अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर आपका सॉल्यूशन का क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है, ओके। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉइल होती है उसके अंदर ये स्वेल हो जाती है, मीन्स आपका ये फूल जाती है, जो सेल दिख रही है आपको, इसमें जो H2O के मॉलिक्यूल हैं वो भीतर आते जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? जितना यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आता है उतना ही क्या होता है? बाहर निकलता है। इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होती, सेल जैसी थी वैसे ही रहती है। जबकि अगर हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक के अंदर क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल है इस सेल से बाहर निकल रहे होते हैं। अगर वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं तो सेल क्या होगी? पिचकेगी, और इसी को क्या बोलते हैं? सॉरी, सेल श्रिंक होना बोलते हैं। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी कंडीशन में किस टाइप का यहाँ पे सेल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो आपको हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक कंडीशन के अंदर देखने को मिल चुका होगा, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करने के लिए बोलते हैं कि आपको इसको फटाक के कॉपी करिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके पास नेक्स्ट एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वांडो फैक्टर क्या कहता है। कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के टुवर्ड्स मूव करते हैं और देखते हैं कि अपने पास जो नेक्स्ट जो बोला गया है वो क्या है। वैसे इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं आप। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द, वेरी सिंपल है। इसको करके दिखाइए एक बार। हम आगे बढ़ रहे हैं एक बार, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम एंड लैक ऑफ टाइम, ताकि मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर सकूँ वन शॉट को, ठीक है। क्योंकि मुझे समझाना है। अगर आपको बहुत ही फास्ट स्पीड लग रही है तो आप इसको कुछ रिड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे स्पीड को अपने टैब के अंदर। तो वांडो फैक्टर क्या होता है? एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने पढ़ा था यहाँ पर कि नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी,
अब एबनॉर्मलिटी क्या होती है कि जैसा आप एज्यूम करते हैं वैसा नहीं होता है। लाइक मैंने बोला कि अगर मेरे पास कोई रिएक्शन हो रही है उसके अंदर 50 ग्राम यहाँ पर प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन उससे ज़्यादा बन गया या फिर कम बन गया, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एबनॉर्मल कंडीशन। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल कंडीशन। और इस एबनॉर्मल कंडीशन को ही एबनॉर्मल CGP के नाम से बुलाते हैं, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के नाम से, ठीक है, जिसको वांट ऑफ फैक्टर से कैलकुलेट किया जा सकता है। वांट ऑफ फैक्टर का वैसे तो कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट रोल इस HBSC के अंदर, बट हायर स्टैंडर्ड के अंदर या फिर दूसरे स्टेट बोर्ड के अंदर आप जाके देखोगे तो वहां पर आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे पूछा जाता है। डिसोल्यूशन पूछ लिया और आपका डिसोसिएशन पूछ लिया, एसोसिएशन पूछ लिया, तो उसके फॉर्मूलाज होते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी, बट हमें उस चीज़ को यहाँ पे इंडेक्स के अंदर डील नहीं करना है। हमें केवल लिमिटेड पढ़ना है कि हमारे पास जो आई होता है जिसको हम वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं वो एक्चुअली होता है क्या है। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या कहता है आपका? वांट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला होता है I = 1 + के n - के 1 × के अल्फा, ठीक है। अब अल्फा क्या होता है? बेसिकली आपका अल्फा ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ डिसोसिएट हो रहा है। लाइक जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ये सोडियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड को 100% यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, तो ये अपने आयंस के रेस्पेक्टिव आयंस Na पॉजिटिव और Cl- आयन के अंदर 100% यहाँ पे डिसोसिएट होता है, तो इसका जो अल्फा होगा वो 100/100 कितना होगा? आपका 1 होगा। अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो अपने पास कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, अपने रेस्पेक्टिव आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं उनके आयन्स, तो उसी क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर यहाँ पर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट। लाइक जैसे आपका हो गया CH3COH, ये एसिटिक एसिड है, जैसे मैंने बोल दिया कि ये 40% यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है, तो इसके रेस्पेक्टिव आयन जो बनेंगे यहाँ पर CH3CO- प्लस क्या आपका कौन सा बनेगा यहाँ पे? H+, ठीक है, बिकॉज इट इज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ वीक एसिड एंड इट कैन डोनेट H+ आइंस, ओके। तो आई कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल है। आई कैलकुलेट करना है इसमें, और इसमें जो आपका डिसोसिएशन बताया गया वो 40% है। कितना? 40%। तो 40% का मतलब कितना होता है? 0.4 होता है। कितना होता है? 0.4 होता है। अल्फा की वैल्यू कितनी ले ली मुझे यहाँ पर? 0.4। तो 1 प्लस के यहाँ पर n क्या है? टोटल नंबर ऑफ आइंस है। आइंस आपका एक H+ है और दूसरा कौन दिख रहा है यहाँ पर? CH3CO- दिख रहा है। तो टोटल आइंस कितने अपने पास? 2 माइनस के यहाँ पे 1, अल्फा की वैल्यू कितनी लेनी है? 0.4। तो इसे आप आई को कैलकुलेट करने जाओगे तो 1 प्लस के यहाँ पर 0.4 दैट इज 1.4। तो यहाँ पे आई = वांट ऑफ फैक्टर कितना निकला? 1.4। कितना निकला है? 1.4। तो ऐसे हमारा आई निकलता है। और कुछ रिलेटेड चीज़ें होंगी इससे, मॉलिक्यूलर मास किस टाइप से यहाँ पे। अब जो हमारे पास आई होता है उसको सभी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पर आगे रख देना है, क्योंकि मुझे एबनॉर्मलिटी का तभी तो पता चलेगा, ठीक है। तो अपने पास उसी को समझते हैं थोड़ा सा एक बार। आई क्या होता है अपने पास? एबनॉर्मल CGP। जो आपके पास एबनॉर्मल CGP है अपॉन के नॉर्मल CGP, ये होता है आपका फॉर्मूला। ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन के द थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल। ऑब्जर्व कितना है? जितना मुझे यहाँ पर एक्चुअल में मिल रहा है। और थ्योरेटिकल क्या है आपका? थ्योरेटिकल वो होता है जो हम अपने पेन कॉपी से निकाल सकते हैं, वो आपका क्या होता है? थ्योरेटिकल होता है। थ्योरेटिकल के अंदर आप चीज़ों को यहाँ पे निकाल सकते हैं, बट आपके पास जो ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो आपको एक्चुअल डाटा जो प्रैक्टिकल होता है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई = मैंने माना है कि यहाँ पे डेल्टा टी बी क्या आपका एक एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है ऑब्जर्व वाला। नीचे आपका कौन सा है? थ्योरेटिकल वाला। अब थ्योरेटिकल वाला तो मुझे पता है, यहाँ पे थ्योरेटिकल वाला क्या होता है अपने पास? थ्योरेटिकल वाला होता है KB × Km। KB क्या अपने पास? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू के मोलरिटी, यही होता है ना। अब I = KB × के M हो गया, ऊपर आपका कौन हो गया? डेल्टा टी ऑब्जर्व हो गया। तो अपने पास डेल्टा टी ऑब्जर्व जो निकलेगा वो I × के KB × के M हो जाएगा। बस मुझे यहाँ क्या कर देना है? आई को यहाँ पे प्लेस कर देना है। तो सिमिलरली यहाँ पर डेल्टा TF क्या हो जाएगा? I = KF × के M हो जाएगा, ओके। इसी टाइप से आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑब्जर्व होगा I × के CRT हो जाएगा। और यहाँ पर P0 - के PS RLVP की बात कर रहे हैं। RLVP क्या हो जाएगा आपके पास? RLVP हो जाएगा आई सोल्यूट अपॉन के आई सोल्यूट प्लस के N सॉल्वेंट, ओके। तो दिस इज द वांट ऑफ फैक्टर, ओके। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना आपको, तो एक बार सॉल्व कर लीजिए इसको, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं होता तो हमें बताइए। अब हमारा लास्ट टॉपिक है एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ये हम
बताने जा रहे हैं आपको, जिसका नाम है हेनरीज लॉ। क्या है? हेनरीज लॉ। बहुत सारा यहाँ पे पार्ट हमने कंट्रीब्यूट कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। बोल कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहा है, बिकॉज स्पीड इतनी बूस्ट कर रखी है अपनी कि आपको केवल केवल लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करना है, कुछ भी नहीं देखना, बस जो बोल रहा है बोलने दो, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। कोल्ड ड्रिंक दिख रही है आपको? दिख रही है। पीने का नहीं, क्योंकि बेनिफिशियल नहीं होती, मैं नहीं पीता इसको, ठीक है। मैं किसी कंपनी का यहाँ पे प्रचार मैं बाधा नहीं डाल रहा हूँ, बट जो आप यहाँ पे खांसी जुकाम देख रहे हैं वो शायद इसी का कारण हो सकता है, बट मैंने पी नहीं है, बट इसकी स्मेल से ही काफ़ी हो जाता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी क्या है आपकी? जो गैसेस होती है वो लिक्विड के अंदर है। आपने कोल्ड ड्रिंक पी है? बिल्कुल पी होगी भैया। कोल्ड ड्रिंक के अंदर देखो यहाँ पे इसके अंदर फिज बनता है, जो आपको बोतल दिख रही है ना ये कोल्ड ड्रिंक के, इसके अंदर दिखता है फिज। फिज किसको बोलते हैं? झाग को, जो बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर जो वाटर भरा हुआ है, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक के अंदर होता है, मैनुअली फ्लेवर्स वगैरह सब चीज़ें एड ऑन इसके अंदर की जाती हैं। इसके अंदर CO2 मिलाई जाती है, और CO2 मिलाने का कारण ये होता है कि ताकि इसके अंदर लिक्विड के अंदर इस CO2 का सॉल्युबिलिटी बन सके, और सॉल्युबिलिटी बनेगी तो वहाँ पर फिज बन सके, और फिज बनेगा तो हमारे रिश्तेदार भी क्या होंगे? खुश होंगे। आखिर आप कोल्ड ड्रिंक ही क्यों यूज करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक क्यों यूज नहीं करते? कोल्ड ड्रिंक इसलिए यूज करते हैं ताकि यहाँ पर आपको कोल्ड ड्रिंक इसीलिए यूज करते हैं ताकि जो सॉल्युबिलिटी है CO2 की वो इस लिक्विड के पूरे के अंदर डिसॉल्व हो जाए। अगर गर्मी है अगर सॉरी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो अपने पास यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि यहाँ पर जो गैस होती है CO2 इस पर आ जाती है। जैसे आपने कैप ओपन किया तो तुरंत यहाँ से बाहर निकल जाती है, और उसके अंदर फिश जनरेट नहीं हो सकता, जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं लगती, और आपकी घनघोर बेइज्जती हुई थी अगर आपके घर पे कोई यहाँ पे गेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को बताया था, किसने बताया था? इसको बताया था किसने? हेनरीज ने। किसने बताया था? हेनरीज ने। तो क्या बोला था इसने बोला था एनी गैस कैन डिजोल्व इन वाटर बाय अप्लाइंग प्रेशर। मतलब किसी भी गैस को आप प्रेशर अप्लाई करके उसको डिजोल्व कर सकते हो किसी भी लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। जितना आप प्रेशर अप्लाई करोगे उतना क्या होगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी गैसेस की लिक्विड के अंदर। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो और ज़्यादा बड़ी कंडीशन है। अगर टेम्परेचर डाउन करेंगे तो उसको फ्रीज करने की बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो प्रेशर आपका क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। तो इसीलिए डायरेक्टली रिलेट किसके कर रहा है यहाँ पे? प्रेशर के, जबकि इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा है किसके? टेम्परेचर के। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, वो बता चुका हूँ मैं। नेचर ऑफ द गैस कैसा होना चाहिए? द गैसेस कैन बी इजीली लिक्विफाइड, टेम्परेचर लो होना चाहिए, एंड सॉल्युबल इन वाटर होना चाहिए, ठीक है। अब जो स्टेटमेंट था हेनरी का वो ये था, पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू के एक्स गैस, ठीक है। तो ये हेनरी का स्टेटमेंट था। कैसे निकला था वो तो आपको पूरी वीडियो के अंदर मिल चुका होगा, और क्लास के अंदर इस चीज़ को आपने पढ़ लिया होगा, बिकॉज हम यहाँ पे क्रेज रिवीजन देख रहे हैं। क्रेज रिवीजन का मतलब ये होता है कि वन शॉट वीडियो देख रहे हैं, और वन शॉट वीडियो के अंदर इन चीज़ों को बारीकी से पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। समझ में आ रही बात? आज के लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक, किसी नए चैप्टर के और वन शॉट वीडियो के अंदर, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वन शॉट। तो टिल देन